हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्यूनिटी चैप्टर को। यहाँ पे हम बेटा डिस्कस करेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम को। जैसे आपको पता है, आपके एमटी केट के अंदर पीएमसी का जो दिया हुआ सिलेबस है उसमें आपका इम्यूनिटी चैप्टर पूरा दिया हुआ नहीं है। उसमें आपको सिर्फ एक ही सिस्टम पढ़ना है जिसका नाम है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। अब एक बात हमेशा याद रखें बच्चों, इसको पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब होता क्या है, हमारी ये जो बॉडी होती है ना, इसमें डिफेंस सिस्टम होता है जरासीम को मारने के लिए या जरासीम के खिलाफ लड़ने के लिए। अब इसके अंदर होता क्या है कि पहले पहले जरासीम जब हमारी बॉडी में आएगा ना, तो पहले हमारी चमड़ी होती है, स्किन, वो इस जरासीम को रोकेगी, चमड़ी अंदर आने नहीं देगी, जिसको हम अपना फिजिकल बैरियर कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन डिफेंस में हमारी एक तो स्किन आती है। स्किन के बाद हमारा जो भी ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे आपके थूक में आपके लाइसोजाइम एंजाइम आते हैं, आपके सलेवा के अंदर है, इसके अलावा आपके टीयर्स के अंदर है, और आपके जो पसीना होता है उसके अंदर भी एंटीबॉडीज होती हैं, लैक्टिक एसिड वगैरह होते हैं, ये जरासीम को मारते हैं। देन आपका जरासीम जो आएगा ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पे आपका एचसीएल वगैरह है या डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जूसेस हैं जो जरासीम को मारते हैं। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है। अगर यहाँ से जरासीम कोई बच जाता है और ये खून में आ जाता है, तो खून में व्हाइट ब्लड सेलों की पूरी आर्मी होती है, जिसमें आपके व्हाइट ब्लड सेल आते हैं अलग अलग। जैसे कि पहले पहले आपके मोनोसाइट सेल आते हैं या मैक्रोफेज सेल आते हैं, न्यूट्रोफिल है, नेचुरल किलर सेल है, डेंड्राइटिक सेल है। ये सारे सेल जरासीम को टैकल करते हैं, जरासीम को मारते हैं। तो इन सारे व्हाइट ब्लड सेलों को हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। अब बच्चों याद रखें, फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम और सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम है, ये दोनों के दोनों नॉन स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये हर तरह के जरासीम को मारते हैं। जब ये दो डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे ना, फिर आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम काम करेगा। और ये थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम हमेशा याद रखें, इसको भी एक्टिव करने वाला सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जरासीम है जो आपके खून में आया, इसको मारा आपके मोनोसाइट या मैक्रोफेज सेलों ने, न्यूट्रोफिल सेल हैं, नेचुरल किलर सेल हैं, डेंड्राइटिक सेल हैं। इन सेलों ने जिस जिस जरासीम को मारा है ना, उसकी डेटा ये सेल अपने पास रखते हैं। फिर ये सेल ये डेटा देते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम को। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में आपके सेल आते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट सेल। ये लिम्फोसाइट सेलों को आपके ये सेल जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ये डेटा देंगे, इससे लिम्फोसाइट सेल एक्टिव हो जाएंगे। फिर ये लिम्फोसाइट सेल जरासीम को मारना शुरू करेंगे। इसको हम कहते हैं आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो थर्ड लाइन डिफेंस बच्चों आपको पता है, ये व्हाइट ब्लड सेल ही होते हैं सारे के सारे, जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट सेल। और ये सेल सारे के सारे नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल है, ये एक आपका लिम्फोसाइट सेल है, इसको अभी डेटा मिला है आपके एचआईवी वायरस का। तो ये सेल जो है आपका लिम्फोसाइट, ये सिर्फ एचआईवी वायरस को ही मारेगा, दूसरे किसी वायरस को नहीं मारेगा। ऐसे आपके जो दूसरे सेल आते हैं सेकंड लाइन डिफेंस में, जैसे ये मोनोसाइट सेल है, तो ये हर तरह के जरासीम को मारता है। तभी इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकंड लाइन डिफेंस को हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, और थर्ड लाइन डिफेंस को कहते हैं स्पेसिफिक नेचर। अब मिसाल है, ये जो सेल है ये जिंदगी भर सिर्फ एचआईवी को ही मारेगा, दूसरे किसी वायरस को नहीं मारेगा या दूसरे किसी पैथोजन को नहीं मारेगा। ये एक दूसरा लिम्फोसाइट सेल है, इसको डेटा मिला है इन्फ्लुएंजा वायरस का, तो ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस को ही मारेगा, इसका काम एचआईवी वायरस को मारना नहीं है। इससे ये आपका लिम्फोसाइट सेल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेबीज को मारेगा या रेबडो वायरस को मारेगा, दूसरे किसी वायरस को नहीं मारेगा। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि आपका थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम जो है ना बेटा, ये नेचर में स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ खास जरासीम को मारेगा जिस जरासीम की डेटा इसको मिली हुई होगी। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हम आगे चलते हैं। थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम जो है ना, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, या आपका ये बॉडी का सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम है। और ये डिफेंस सिस्टम आपका एडेप्टिव डिफेंस सिस्टम कहलाता है। इसका बेटा दूसरा नाम है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, यानी कि ये डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी में पैदाइश के टाइम नहीं होता है। जैसे आप पैदा होते हैं, माँ की कोख के बाद आप जो दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं ना, उसके बाद आपका थर्ड लाइन डिफेंस काम करना शुरू करता है। आप जैसे ही पैदा हुए थे, धरती पे आए थे, तो आपकी बॉडी ने जिन जिन जरासीम को, बैक्टीरिया को मारा था ना, उसकी डेटा सारी स्टोर होती गई थी, और ये सारी डेटा स्टोर होती है थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम में। जैसे आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, ऐसे वैसे आपका थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे हम देखा होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो वो बीमार कम रहता है और उसकी इम्यूनिटी भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी बॉडी ने 10 जरासीम को मारा, तो 10 जरासीम के डेटा अपने पास स्टोर कर देगी आपकी बॉडी, आपके व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट जो सेल होते हैं।
ऐसे आप जैसे बड़े होते जाएंगे, अलग अलग जरासीम को आप मारते जाएंगे, अलग अलग जरासीम को आपकी बॉडी फेस करती जाएगी ना, तो उन अलग अलग जरासीम की डेटा लिम्फोसाइट सेल अपने पास रखते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे ये आपका इम्यून सिस्टम जो है, ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ज्यादा उसके अंदर मेमोरी शार्प होती जाती है। अब याद रखें, आपका थर्मल डिफेंस जो है ना, ये बना हुआ है लिम्फोसाइट सेलों का। लिम्फोसाइट जो सेल है बच्चों, ये आपके बोन मेरो के अंदर ही बनते हैं, हड्डी के अंदर ही बनते हैं। आपको ये पता है, हमने हड्डी का चैप्टर वो अच्छी तरह से पढ़ा था, वो इंटर के अंदर आपका ये लेक्चर भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। वहां पे आपको बच्चों पता होगा, एंट्री वाले बच्चों को, कि हड्डी के अंदर बोन मेरो होता है। ये बोन मेरो वो खास रीजन होती है जहाँ पे ये सेल सारे बनते हैं। लिम्फोसाइट सेल हो या मोनोसाइट सेल हो, जो भी सेल हो, व्हाइट ब्लड सेल, सारे के सारे बनाने वाली हड्डी होती है, हड्डी का बोन मेरो होता है। अब यहाँ पे जो सेल बनते हैं ये लिम्फोसाइट सेल, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब शुरू शुरू में क्या होता है कि आपकी हड्डी में एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फोब्लास्ट सेल। ये लिम्फोब्लास्ट सेल होते हैं, डिवाइड होते हैं बाय माइटोसिस डिवीजन। ये डिवाइड होके 3 तरह के सेल बनाते हैं। एक सेल बनता है, इसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। दूसरा सेल बनता है, इसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट। तीसरा सेल बनता है, इसको हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल। यानी कि लिम्फोसाइट सेलों के 3 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, जिसको हम एनके सेल भी कहते हैं। नेचुरल किलर सेल आपके सेकुलर डिफेंस में आते हैं। बाकी ये आपके जो टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट है ना, ये आपके थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। अब ये 2 तरह के जो लिम्फोसाइट सेल है ना आपके पास, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये और ज्यादा डिवाइड होते हैं। जैसे बी लिम्फोसाइट है बेटा, ये और डिवाइड होंगे तो इससे 2 और सेल बनेंगे, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। इससे टी लिम्फोसाइट आगे डिवाइड होंगे तो इससे 4 सेल बनते हैं। एक आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड देन सप्रेसर टी सेल। ये 4 तरह के सेल बनते हैं आपके फर्दर टी लिम्फोसाइट सेलों से। इन सेलों को हम आगे डिस्कस करते हैं। अब बच्चों याद रखें, आपकी बॉडी में जरासीम को पहले डिटेक्ट किसने किया था? सेकुलर डिफेंस ने। सेकुलर डिफेंस में आपके कौन से सेल आते हैं? मोनोसाइट सेल है, नेचुरल किलर सेल है। ये वो खास सेल हैं जिसको हम कहते हैं एपीसी सेल या एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल। मिसाल आपकी बॉडी में कोई जरासीम आया तो इस जरासीम को पहले मारा मोनोसाइट सेल ने और आपके नेचुरल किलर सेलों ने। अब नेचुरल किलर सेल और मोनोसाइट सेल है, इसके पास एक खास प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं MHC2, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। ये एक खास तरह का प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन को दूसरे नाम से हम HLA भी कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजीन प्रेजेंटिंग प्रोटीन्स। अब मिसाल ये जरासीम था, इस जरासीम को इस लिम्फोसाइट सेल ने और नेचुरल किलर सेल ने मारा था। अब ये सेल क्या करेंगे, इस जरासीम की जो एंटीजीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स होते हैं ना, वो ये प्रेजेंट करते हैं अपने इन खास रिसेप्टर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं MHC2 रिसेप्टर। MHC2 रिसेप्टर याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ब्लड सेलों के पास ही होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल भी वो जो एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। अब ये जो सेल हैं आपके नेचुरल किलर सेल और आपके मोनोसाइट सेल, ये सेल जो हैं अपने इस खास रिसेप्टर के थ्रू ये डेटा देंगे जरासीम की लिम्फोसाइट सेलों को। अब लिम्फोसाइट सेलों के पास भी रिसेप्टर होते हैं अपने, जैसे बी लिम्फोसाइट सेल है उसके बाद BCR होते हैं, बी सेल रिसेप्टर। जैसे टी लिम्फोसाइट जो सेल होता है उसके पास रिसेप्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं CD8 रिसेप्टर। अब आपके ये जो सेल होते हैं बच्चों, ये आपके न्यूट्रोफिल सेल और आपके जो भी मोनोसाइट सेल हैं, ये जरासीम की डेटा आपके लिम्फोसाइट सेलों को देते हैं। वो कैसे देंगे? वो बहुत सिंपल है। जैसे देखें, ये आपका मोनोसाइट सेल है, ये नेचुरल किलर सेल है, इसके पास ये रिसेप्टर था जिसका नाम था MHC2। ये MHC2 रिसेप्टर है, ठीक। अब इसके पास ये डेटा पड़ी है जरासीम की। अब ये सेल जाके इंटरेक्ट करेंगे लिम्फोसाइट सेलों के साथ। लिम्फोसाइट सेल थर्ड डिफेंस में आते हैं, ये सेकंड डिफेंस में आते हैं सेल। ये मोनोसाइट सेल है और ये आपका ओवरऑल नेचुरल किलर सेल है या साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं। अब ये सेल्स अपने इस MHC2 रिसेप्टर के थ्रू ये डेटा देंगे आपके लिम्फोसाइट सेलों को। अब ये लिम्फोसाइट सेलों के रिसेप्टर ने पहले क्या होंगे, ये लिम्फोसाइट सेल और ये आपके जो सेल है सेकंड डिफेंस के मोनोसाइट वगैरह, इनके ये रिसेप्टर आपस में अटैच होंगे। जैसे इसका MHC2 इंटरेक्ट करेगा आपके सेलों के CD8 रिसेप्टर के साथ, ऐसे ये सेल जरासीम की डेटा दे देंगे आपके लिम्फोसाइट सेलों को। जैसे लिम्फोसाइट सेलों को डेटा मिलेगी किसी भी जरासीम की, तो ऐसे लिम्फोसाइट सेल एक्टिव हो जाएंगे और फिर ये उन जरासीम को मारना शुरू कर देंगे। तभी इसको हम कहते हैं ओवरऑल स्पेसिफिक नेचर। अच्छा, मिसाल इस लिम्फोसाइट सेल को ये डेटा मिला था,
फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस का, तो ये लिम्फोसाइट सेल सिर्फ उस HIV वायरस को ही ढूंढना शुरू करेगा, उसको ही मारना शुरू करेगा। तो उसका काम यही होता है। अब इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं। थाईलैंड डिफेंस को हम कहते हैं स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। द नॉन स्पेसिफिक सेकुलर डिफेंस ऑफ अवर बॉडी सपोर्टेड बाय सिमिलरली बाय थाईलैंड डिफेंस। आपकी बॉडी में जो सेकुलर डिफेंस है ना, उसकी सपोर्ट करने वाला कौन होता है? थाईलैंड डिफेंस होता है, जो उसकी मदद करता है, जरासीम को टैकल करता है, मारता है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, स्पेशल नेचर होता है, सिर्फ मखसूस जरासीम को ये मारता है। और हर बंदे के अंदर ये वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वैसा का वैसा दूसरे बंदे में होगा, नहीं। आप जो भी ह्यूमन है उन सब में ये थाईलैंड डिफेंस जो है ना, ये मुख्तलिफ होता है। मिसाल, ये एक बंदा, ये गरीब है, तो इसने गंदा पानी बहुत पिया है, बहुत सारे जरासीम को मारा है, बहुत सारे जरासीम को इसकी बॉडी ने झेला है, तो इसका थाईलैंड डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू अमीर के। अमीर जो बंदे हैं उसकी बॉडी कम जरासीम को फेस करती है, सफाई में रहते हैं, तो उसका डिफेंस सिस्टम ये कमजोर होता है। थाईलैंड डिफेंस याद रखें बच्चों, उनमें ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो बंदे गंदगी में ज्यादा रहते हैं, तो जरासीम भी ज्यादा आते हैं उसकी बॉडी में, ऐसे उसका थाईलैंड डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो गरीब जो भी है ना, उसका थाईलैंड डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू अमीरों पे। तो इससे डिफेंस सिस्टम वेरिएबल होता है, याद रखें थाईलैंड डिफेंस। फिर आता है रिकॉग्नाइज सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। अब व्हाइट ब्लड सेलों को कैसे पता चलेगा कि ये जो सेल है ये आपकी बॉडी का है, ये सेल एक जरासीम है, यानी कि बैक्टीरिया है या फंगस है या प्रोटोजोआ है या कोई वायरस है। वो पता चलता है एक NIC कार्ड के थ्रू। जैसे हम जाते हैं कहीं के भी पोस्ट ऑफिस की तरफ या किसी पोस्ट के ऊपर, तो वहाँ पे आर्मी वगैरह जो होती है या पुलिस वगैरह होती है, वो चेक करती है ना कि भाई अपना NIC दिखाओ, हमें पता चले कि आप इस मुल्क के बंदे हैं या बहरूपीय हैं। तो हम NIC दिखाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि भाई हम इसी कंट्री के हैं, उन लोगों को पता चलेगा। तो ऐसे व्हाइट ब्लड सेल जो हैं वो हमारी बॉडी के सेल, जरासीम के सेलों के ऊपर ही NIC कार्ड देखते हैं। इस NIC कार्ड को हम कहते हैं MHC। ये खास प्रोटीन होता है MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इस प्रोटीन के दो टाइप होते हैं, एक होता है MHC1, दूसरा होता है MHC2। MHC1 होता है आपके बॉडी के हर एक सेलों के ऊपर। आपके व्हाइट ब्लड सेल के अलावा जो भी आपके बॉडी के सेल हैं, आपके खून के जो दूसरे जो सेल हैं, RBC, प्लेटिलेट, ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, इन सारे सेलों के ऊपर ये प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं MHC1। अच्छा, बाकी व्हाइट ब्लड सेल है उसके पास होता है MHC2 प्रोटीन। MHC2 प्रोटीन का काम हमने अभी पढ़ा, इसका काम होता है डेटा ट्रांसफर करना, एक व्हाइट ब्लड सेल से दूसरे व्हाइट सेल को देना। बाकी MHC1 जो होता है ना, ये NIC कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, होलोमार्क होता है। अच्छा, अब मिसाल है ये आपका बॉडी का एक सेल है, किडनी का या आपके लिवर का या किसी का भी, इसके ऊपर ये प्रोटीन लाजमी होना चाहिए MHC1। अब व्हाइट ब्लड सेल आएगा और ये देखेगा कि आपके सेल के ऊपर MHC1 प्रोटीन है या नहीं है। अगर ये होगा तो व्हाइट ब्लड सेल समझेगा कि ये हमारे बॉडी का सेल है। अगर ये MHC प्रोटीन हमारे किसी बॉडी के सेल के ऊपर नहीं होगा तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल समझेंगे ये सेल बहरूपिया है और उसको मारना, फिर ये व्हाइट ब्लड सेल शुरू करते हैं। तो ऐसे पहचानते हैं आपकी बॉडी के अंदर जरासीम को और बॉडी के खुद के सेलों को। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में किडनी है, किडनी के अंदर मिसाल एक ये सेल है, इस सेल के ऊपर MHC1 प्रोटीन नहीं है, तो व्हाइट ब्लड सेल पहचान लेंगे कि ये सेल आपकी बॉडी का नहीं है, ये बहरूपिया सेल है, ये आपका एंटीजीन है या वायरस है या पैथोजन है, फिर इसको मारना शुरू कर देंगे। ऐसे ये पहचानते हैं। और आपके व्हाइट ब्लड सेल में एक टाइप है बी लिम्फोसाइट सेल। उन बी लिम्फोसाइट सेलों के पास एक खास तरह का एक और प्रोटीन का रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। ये वाई शेप प्रोटीन होता है बेटा। इस एंटीबॉडी का काम होता है डिटेक्ट करना जरासीम को और जरासीम को मारना। आपकी बॉडी में जो भी सेल हैं या जरासीम जो भी आते हैं ना, उनके साथ बी लिम्फोसाइट जो सेल है ना अपनी एंटीबॉडी अटैच करते हैं उनके रिसेप्टर के साथ, ताकि पता चले। मिसाल आपके बॉडी का सेल है, इसके पास MHC1 प्रोटीन पड़ा है, तो उसके साथ बी लिम्फोसाइट अपनी एंटीबॉडी अटैच करेगा, फिर पता चल जाएगा कि भाई इस सेल के पास MHC1 प्रोटीन पड़ा है, ये हमारी बॉडी का खुद का सेल है। मिसाल ये जरासीम में बैक्टीरिया है, उसके साथ भी अपना बी लिम्फोसाइट जो सेल है ना, ये बच्चों अपनी एंटीबॉडी अटैच करेगा और इसके ऊपर कोई भी रिसेप्टर नजर नहीं आएगा MHC1, तो ये बी लिम्फोसाइट से समझ जाएगा कि भाई ये बहरूपिया सेल है, इसको मारना लाजमी है। तो ऐसे ये चीजें पता चलती हैं। और एंटीबॉडी आपको पता है ये प्रोटीन होता है जो आपके बी लिम्फोसाइट सेल बनाते हैं, जिसका काम होता है जरासीम को डिटेक्ट करना और जरासीम को मारना। अब एंटीबॉडी जो है ना उसको हम डिस्कस आगे करेंगे। इसकी यहाँ पे एक तस्वीर बनी पड़ी है आपकी किताब के अंदर एंटीबॉडी की, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ये बच्चों आपकी एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी आपको पता है आपके जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर
ये रिसेप्टर होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं वाई शेप। ये जो प्रोटीन होते हैं ये बी सेल के ऊपर होते हैं, तभी इस रिसेप्टर को दूसरे नाम से कहते हैं बीसीआर या बी सेल रिसेप्टर। ये बने होते हैं 4 प्रोटीन की चेन के, जिसमें से 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हेवी चेन होती हैं। अभी आपको नजर आ रही है ये 2 लाइट चेन पड़ी हैं और ये 2 हेवी चेन्स पड़ी हैं। इन 4 ओवरऑल चेनों की ये आपकी रिसेप्टर्स बने हुए होते हैं और इनका काम है आपके जरासीम को डिटेक्ट करना, फिर जरासीम को मारना, जरासीम के अंदर सुराख वगैरह पैदा करना। तो ये गोलियां होती हैं आपके व्हाइट ब्लड सेलों की, जिसके थ्रू आपके व्हाइट ब्लड सेल जरासीम को मारते हैं। तो ये आप चीजें कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। काफी बच्चे कह रहे हैं सर आप इम्यून सिस्टम का जो लेक्चर क्यों नहीं बना रहे हैं। बेटा हम भी थोड़ा बिजी होते हैं, लाइट का भी इशू होता है, ये सारी चीजें XYZ हैं, तो आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं। फॉर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम टू वर्क, it is first necessary to recognize a foreign organism as a non-cell by immune cells. It is made by identifying antigens or innate organism. आपकी बॉडी में जो भी जरासीम आते हैं, जरासीम को हम कहते हैं एंटीजीन, फॉरेन ऑर्गेनिज्म। इसके ऊपर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीजीन। इनको डिटेक्ट करना आपके व्हाइट ब्लड सेलों का काम है और ये डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी किसके सेलों के पास होती है? बी सेलों के पास होती है। ये स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं सारे के सारे, जिनका काम होता है उस स्पेसिफिक एंटीजन या जरासीम को डिटेक्ट करना और उसको डिस्ट्रॉय करना या मारना। इम्यून सिस्टम ऑफ आवर वर्टिब्रेट्स कैन प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जिनकी बिलियंस जो है कापीज होती हैं, बिलियंस इसके टाइप होते हैं, अलग अलग किस्म की होती हैं। हर एंटीबॉडी अलग अलग तरह के एंटीजन को डिटेक्ट करती है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट इसका लिखा पड़ा है एंटीबॉडी जो है, उसके बाद आगे जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, व्हाइट ब्लड सेलों के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं MHC1 और दूसरा MHC2। MHC1 जो है ये आपको पता है आपके बॉडी के ओवरऑल जो सेल होते हैं उनके पास होता है, आर्टिफिशियल कार्ड होता है। MHC2 ये होता है एंटीजीन प्रेजेंटिंग जो सेल होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जो जरासीम को मारते हैं, फिर ये डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं इस MHC2 प्रोटीन की मदद से। MHC2 प्रोटीन सिर्फ व्हाइट ब्लड सेलों के पास ही होता है जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपके लिम्फोसाइट सेल हैं, मोनोसाइट सेल्स हैं, जैसे नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये सारे साइटोटॉक्सिक सेल हो गए XYZ। वे टू, आगे इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं। वे टू, एक मिनट में इसकी थोड़ी सेटिंग कर लूँ। वे टू पैथोजन ऑर्गेनिज्म बट इट इज आल्सो मेम्ब्रेन इट एंड कॉल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द सेम पैथोजन इन केस ऑफ रीइंफेक्शन। आपकी बॉडी में जो जो जरासीम आता है ना, तो जरासीम को एक बार ये लिम्फोसाइट सेल मार देंगे ना, तो उसकी डेटा भी अपने पास रख देंगे। नेक्स्ट टाइम जब ये जरासीम आएगा तो ये आपको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी डेटा ऑलरेडी आपके इम्यून सिस्टम के पास होती है और एंटीबॉडी भी उसके खिलाफ बनी हुई होती है और उसको जल्दी से व्हाइट ब्लड सेल पहचान लेंगे और मारना शुरू कर देंगे। अब आपको पता है, एज यू लर्न अबाउट दैट योर व्हाइट ब्लड सेल कंटेन मेजर हिस्टोकम्पेटिबली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये प्रोटीन होते हैं जिसके 2 टाइप होते हैं, MHC1 और MHC2, जिसको हम दूसरे नाम से कहते हैं इन प्रोटीन को आइडेंटिफाई कार्ड कहते हैं या होलो मार्क कहते हैं। ये सेल सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। MHC जो प्रोटीन होते हैं ये आपकी हर जानदार के अंदर मौजूद होते हैं। जो भी वर्टिब्रेट्स जानदार हैं, जिसमें आपके बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मेमल्स हैं, एम्फीबियन हैं, इन सब के अंदर ये प्रोटीन मौजूद होते हैं उनके व्हाइट ब्लड सेलों के ऊपर। पर ह्यूमन जो होते हैं, इंसान, उसके अंदर जो MHC प्रोटीन होते हैं ना, उनको हम तीसरे नाम से कहते हैं HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजीन। MHC जो है बेटा, इनके 3 नाम होते हैं टोटल। एक नाम इसका है मेजर हिस्टोकम्पेटिबली कॉम्प्लेक्स MHC, दूसरा है इसका आइडेंटिफाई कार्ड या आपका NIC, तीसरा नाम इसका HLA। इसके 2 टाइप होते हैं, MHC1 और दूसरा MHC2। MHC1 जो है ना बच्चों, इसकी फिगर पड़ी आपके किताब के अंदर, ये आपको लाजमी याद करनी है। MHC1 बना पड़ा है 4 तरह की प्रोटीन की चेन का। इसमें से 3 होती हैं अल्फा प्रोटीन की चेन, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। एक चेन होती है जिसको हम कहते हैं बीटा माइक्रोग्लोबिन। ये 4 प्रोटीन की चेन होती हैं जो बनाती हैं आपके MHC1 प्रोटीन को। अब इनमें से अल्फा 1 और अल्फा 2, ये प्रोटीन की जो 2 चेन है ना, ये आपस में मिलकर बनाती है गुरु को, खड्डे को। इस खड्डे को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। ऐसे आपका MHC2 जो होता है, ये प्रोटीन ये बना हुआ है 4 प्रोटीन की चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का। उन 4 में से 2 होती है अल्फा चेन, 2 होती है बीटा चेन। एक होती है अल्फा 1, अल्फा 2, दूसरी होती है बीटा 1 और बीटा 2। ये प्रोटीन की चेन्स होती हैं। MHC1 में देखें 3 अल्फा चेन होती है, MHC2 में 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, MHC1 में 1 ही अल्फा चेन होती है।
MHC2 के अंदर जो बाइंडिंग साइट होती है, आपको खटा नजर आ रहा है ग्रूव या बाइंडिंग साइट, ये बनी हुई है अल्फा 1 और बीटा 1 प्रोटीन की। इस वजह से MHC2 की जो बाइंडिंग साइट है इसको हम हेटेरोडाइमर कहते हैं, क्योंकि ये बाइंडिंग साइट दो मुख्तलिफ प्रोटीन के चेन्स की बनी हुई है, अल्फा 1 की और बीटा 1 की। बाकी MHC1 जो है इसकी बाइंडिंग साइट जो होती है बच्चों, ये बनी हुई है सेम तरह के प्रोटीन के चेन की, यानी कि अल्फा अल्फा की। अब इनका काम क्या होता है वो हम फिर से थोड़ा रिपीट करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा काम भी है ये बायोलॉजी का रट्टा नहीं देना, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना आपका। तो इसमें होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखें आप, थोड़ा मैं इसको मिटा लूँ। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये आपका लिम्फोसाइट सेल है, और ये रहा इसका प्रोटीन जिसका नाम है MHC2। अब ये जो MHC2 है इसके पास ये एंटीजीन पड़ी है, यानी कि जरासीम डेटा है। अब ये जरासीम जो है ना, इसकी डेटा ये रखेगा यहाँ पे अपने से रिसेप्टर के ऊपर जिसका नाम है MHC2। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये डेटा देगा आपके दूसरे व्हाइट ब्लड सेल को, किसकी मदद से, MHC2 प्रोटीन की मदद से। अब ये दूसरा व्हाइट ब्लड सेल है, इसके पास भी आपका एक रिसेप्टर होगा जिसको हम कहते हैं CD8 रिसेप्टर। अब ये CD8 रिसेप्टर है, इसकी बाइंडिंग साइट और MHC2 की बाइंडिंग साइट ये अटैच होंगी आपस में, बाकायदे यूं अटैच जाएंगी। ये आपका सेल है, उसका ये रहा रिसेप्टर, ये दूसरा व्हाइट ब्लड सेल उसका ये रिसेप्टर, उसकी ये बाइंडिंग साइट यूं अटैच जाएंगी। यानी कि ये जो साइट है ना आपको जो नजर आ रही है बच्चों, ये साइट सामने अटैच होगी दूसरे व्हाइट ब्लड सेल के रिसेप्टर के साथ। ऐसे इन दो एंटीजन प्रेजेंटिंग व्हाइट ब्लड सेलों के बीच में इंटरेक्शन होगा, फिर ये डेटा इस बाइंडिंग साइट से ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे व्हाइट ब्लड सेलों में। ऐसे आपके ये जो सेल हैं जिनको डेटा मिली है ये एक्ट हो जाएंगे और उस जरासीम को मारना सर्च करना शुरू कर देंगे, और ऐसे जरासीम जो उसको ये मार देंगे और ये आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अब इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं। सो MHC1 इज कंपोज ऑफ 3 अल्फा सब यूनिट एंड 1 बीटा। अभी हम डिस्कस किया 3 अल्फा एंड 1 बीटा का बना हुआ है ये प्रोटीन। अच्छा, इन बिटवीन अल्फा 2 एंड अल्फा 1 देयर इज ए ग्रूव टर्म इज बाइंडिंग ग्रूव। अब यहाँ पे आप देखें अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में ये बाइंडिंग ग्रूव है, ये बाइंडिंग साइट है MHC1 की, जिसका काम है इंटरेक्शन करना। ये प्रोटीन आपके बॉडी के जो भी सेल होते हैं एक्सेप्ट व्हाइट ब्लड सेल, उनके पास होता है ये MHC1। MHC1 आपके बॉडी के दूसरे सेलों के पास होता है, आपकी किडनी वगैरह लिवर जो भी आपके बॉडी के सेल उनके पास। व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं उनके पास होता है MHC2। तो MHC2 इंटरेक्ट करता है MHC1 के साथ ताकि पता चले कि ये सेल आपके बॉडी का है या जरासीम वगैरह तो नहीं है। इससे आप देखें आगे इसकी रीडिंग करें तो MHC2 इज कंटेन कंप्राइज ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा 2 यूनिट्स ऑफ बीटा चेन। MHC2 में 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो हेटेरोडाइमर होती है, यानी कि 2 मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन की बनी हुई है। MHC1 is present on plasma membrane of our all nucleated cell and platelet। MHC1 प्रोटीन आपके बॉडी के जो भी सेल होते हैं एक्सेप्ट व्हाइट ब्लड सेल, उन सब के पास MHC1 होता है, और हर बॉडी का सेल MHC1 प्रोटीन दिखाता है व्हाइट ब्लड सेलों को। फिर व्हाइट ब्लड समझ जाएंगे ये हमारे बॉडी के सेल हैं। which interact with cytotoxic T सेल एंड नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल है या आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल या लिम्फोसाइट सेल है ना, ये इंटरेक्ट करते हैं आपके बॉडी के सेलों के साथ विद द हेल्प ऑफ MHC2 और MHC1 प्रोटीन की मदद से। इन केस ऑफ इंटैक्ट MHC1 द पेट्रोलियम सेल टेक इट ए सेल्फ सेल, नो एडवर्स रिस्पांस शो अगेंस्ट देम। मिसाल है आपकी बॉडी में MHC1 प्रोटीन मौजूद है आपकी किडनी या कोई हड्डी या किसी भी बॉडी के सेलों के ऊपर, तो आपके व्हाइट ब्लड सेल समझ जाएंगे कि ये सेल आपकी बॉडी का है और उसके खिलाफ कोई भी रेस्पॉन्स व्हाइट ब्लड सेल शो नहीं करेंगे। बाय चांस अगर आपकी बॉडी के सेलों में ये प्रोटीन मौजूद नहीं है MHC1, तो आपके व्हाइट ब्लड सेल इसको नॉन सेल्फ समझेंगे, यानी कि पैथोजन समझेंगे, जरासीम समझेंगे, और फिर उनको मारना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन लॉस इन MHC1 द टारगेट सेल टेकन एज ए नॉन सेल्फ सेल एंड सब्जेक्ट टू बी टर्मिनेटेड। अगर आपके बॉडी के किसी भी सेल के पास MHC1 प्रोटीन नहीं है तो व्हाइट ब्लड सेल उसको मारना शुरू कर देंगे। इसके नतीजे में बीमारियां होंगी। इस बीमारी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे आपने पढ़े होंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें से एक आपका रेमोथॉइड आर्थराइटिस वगैरह है, ये आपने डिजीज तो पढ़ी होंगी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। ऐसे आपकी जो हेपाटाइटिस है, ये एक और बीमारी है ना आपकी डायबिटीज़ 1 जो होती है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, म्यूटेशन भी कारण है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ये बीमारियाँ होती हैं, ठीक है ना। वो इस वजह से ताकि
आपके उन सेलों के ऊपर ये प्रोटीन मौजूद नहीं होता है, तब ये वाइट ब्लड सेल उनको मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, MSC2 displayed on the surface of antigen presenting cell, APC cells such as macrophages, dendritic cell and B cell, T cell। T सेल है, B सेल है, सॉरी T सेल के पास CD8 रिसेप्टर होता है। B सेल जो है ना, B लिम्फोसाइट है, डेंड्राइटिक सेल है, मैक्रोफेज सेल है, इन सारे सेलों के पास होता है ये प्रोटीन जिसका नाम है MSC2 प्रोटीन, मेजर हिस्टोकम्पाटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन होता है जिसका काम होता है जरासीम की डेटा ट्रांसफर करना, दूसरे व्हाइट ब्लड सेलों को देना। MSC2 इंटरेक्ट विद CD4 सेल ऑफ हेल्पर टी सेल। आपको पता है आपके थर्मल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने वाला सारे के सारे हेल्पर टी सेल ही होते हैं। हेल्पर टी सेल जो होता है ना बच्चों, उसके पास होता है CD4 सेल, ये CD4 सेल भी कहलाते हैं हेल्पर टी सेल। इसके पास रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CD4 रिसेप्टर। हेल्पर टी सेल जो है ना, उनको डेटा देने वाले सारे ये आपके सेकंडरी डिफेंस के सेल होते हैं, जैसे मोनोसाइट है, नेचर किलर सेल है। ये सेल अपनी डेटा ट्रांसफर करते हैं MSC2 प्रोटीन की मदद से। मिसाल है, मोनोसाइट सेल ने जिस जरासीम को मारा होगा ना, उसकी डेटा ये डिस्प्ले करेंगे MSC2 प्रोटीन पे, फिर MSC2 ये डेटा देगा CD4 रिसेप्टर को, फिर रिसेप्टर डेटा देंगे आपके हेल्पर टी सेलों को, फिर हेल्पर टी सेल ये डेटा देंगे आपके बी लिम्फोसाइट सेल को और टी लिम्फोसाइट सेल को, फिर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे और फिर ये जरासीम को मारना शुरू कर देंगे। तो इससे समझ गए होंगे कि आपके थर्मल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने वाला सेकंडरी डिफेंस सिस्टम ही होता है, जिसके मोनोसाइट सेल और नेचुरल किलर सेल वगैरह ही होते हैं। ये सेल डेटा देते हैं आपके हेल्पर टी सेलों को। हेल्पर टी सेल भी आपका थर्मल डिफेंस में आता है, ये टी लिम्फोसाइट का एक टाइप होता है। फिर हेल्पर टी सेल जाके एक्टिव करते हैं बी सेलों को, टी सेलों को, फिर बी सेल या टी सेल आपके थर्मल डिफेंस के जरासीम को मारना शुरू कर देते हैं। अब इसकी आगे से हम रीडिंग करते हैं। तो आपके जो हेल्पर टी सेल उसका CD4 रिसेप्टर होते हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं और ये जरासीम जो उसकी डेटा ट्रांसफर करते हैं, ऐसे आपका थर्मल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, फिर जरासीम को टैकल करना शुरू कर देता है। ऐसे हम आगे इसकी रीडिंग करें, स्पेस इम्यून शुरू हो जाएगा और ये सेल आपके लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे, जरासीम मारना शुरू होंगे। इफ नो पेप्टाइड एंटी जीन इज डिस्प्ले ऑन MSC2 ऑफ द मैक्रोफेजेस या हेल्पर टी सेल, दे रिमेन इनएक्टिव। अगर मोनोसाइट सेल या मैक्रोफेजेस सेल है उसके पास कोई भी डेटा नहीं है जरासीम की, तो आपके ये हेल्पर टी सेल इनएक्टिव रहेंगे और आपका ओवरऑल थर्मल डिफेंस सिस्टम भी इनएक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं कि ये हर बारी एक्टिव रहते हैं ये सेल याद रखें, थर्मल डिफेंस हमेशा इनएक्टिव रहता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस और आपका सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम हमेशा एक्टिव रहते हैं बच्चों, थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम हमेशा इनएक्टिव रहता है। ये एक्टिव तभी होगा जब सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम के जो सेल है मोनोसाइट वगैरह ये डेटा देंगे आपके हेल्पर टी सेल को, तभी हेल्पर टी सेल थर्ड लाइन डिफेंस से उसको एक्टिव करेगा, यानी कि बी लिम्फोसाइट को और टी लिम्फोसाइट को। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा इनबोर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये बहुत ईजी है। इम्यूनिटी के अगेन दो टाइप होते हैं आपकी एडाप्टिव इम्यूनिटी के, एक टाइप है इनबोर्न या इनेट, दूसरा होता है एक्वायर्ड या एडाप्टिव। इनबोर्न जो इम्यूनिटी है ओवरऑल इम्यून सिस्टम के टाइप होते हैं ओवरऑल। इनबोर्न का मतलब है पैदाइश से आपको इम्यूनिटी मिलती हो। मिसाल है, आप जब माँ के पेट से पैदा हुए थे तो आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी मौजूद थी ना, उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं इनबोर्न या इनेट इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी में आते हैं आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम और सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम आता है, जिसमें आपकी जो स्किन है वो आती है। इसके अलावा आपकी जो भी व्हाइट ब्लड सेल हैं, जैसे कि आपके ईसिनोफिल है, बीसोफिल है, इसके अलावा आपके जो न्यूट्रोफिल है, मैस्ट सेल हैं, मैक्रोफेजेस हैं, नेचुरल किलर सेल हैं, डेंड्राइटिक सेल हैं, ये सारे सेल इनबॉर्न इम्यूनिटी में आते हैं, यानी कि सेल पैदाइश से ही आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हमेशा ये सेल एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही आपकी बॉडी में जो चमड़ी होती है जिसको हम फिजिकल बैरियर कहते हैं, ये भी आपको पूरी जिंदगी भर आपको जरासीम से बचाती रहती है। एक ऐसे आपका जो केमिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे आपके जो भी एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम वगैरह या इसके अलावा HCl वगैरह, ये सारी चीजें आपको पूरी जिंदगी भर एक्टिव रहते हैं और जरासीम को मारते रहते हैं। इन चीजों को हम कहते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी, यानी कि पैदाइश से आपके अंदर इम्यूनिटी मौजूद होती है जो आपको जेनेटिकली मिली है। दूसरी होती है एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। आपकी पैदाइश के बाद थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम जो होता है ना, ये आपका तभी काम करता है जब सेकंड लाइन डिफेंस को एक्टिव करे, उसको जरासीम की डेटा दे, तभी इसमें डेटा आती जाएगी, जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा और ये इम्यूनिटी डेवलप होती जाएगी। इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसमें आपके टी सेल और बी सेल आते हैं। इस टी सेल और बी सेल को डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो चुका है। ये सारी इम्यूनिटी आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है, याद रखें। आफ्टर द ब्रीच ऑफ इनबॉर्न इम्यूनिटी, acquired immunity, adaptive immunity come in action against pathogen or foreign organism. It is specific in nature
पैथोजन अगेंस्ट डेट एंड टी सेल एंड बी लिफोसाइड, इनकी ये बनी हुई है सारी की सारी। अच्छा जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब इसके अगेन दो टाइप होते हैं अक्वायर्ड के, एक होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब है वो इम्यूनिटी जो आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी दे, यानी कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपको इम्यून करती रहे, आपको प्रोटेक्ट करती रहे। इसके अगेन दो टाइप होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के, एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी हम आपके ये सारे जो आपने चीजें पढ़ी हैं ये सारी नेचुरल इम्यूनिटी है, जिसमें आपके व्हाइट ब्लड सेल हैं, स्किन है, एंजाइम है, ये बच्चों आपको पता ही आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है। एंजाइम है, व्हाइट ब्लड सेल, ये सारे के सारे जो आपको जिंदगी भर प्रोटेक्ट करते रहते हैं, चाहे वो बीमारी कोई भी हो, क्लिनिकल हो या सब क्लिनिकल डिजीज हो। क्लिनिकल डिजीज खतरनाक बीमारी होती है जिसमें हमें सिम्टम शो होती हैं, हम बीमार पड़ते हैं, सिम्टम शो होते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकल डिजीज। दूसरी होती है बीमारी सब क्लिनिकल, जिसमें हमें सिम्टम कम शो होते हैं, जो वीक बीमारी होती है, जो कमजोर होती है, या जिसमें जरासीम थोड़ा कमजोर है, हल्का सा हमें बीमार करा पाता है, तो उस डिजीज को हम कहते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। तो उन सब के खिलाफ ये नेचुरल इम्यूनिटी आपकी काम करती रहती है, स्किन वगैरह, व्हाइट ब्लड से सारे के सारे। दूसरी होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रहे फार एवर, जब तक आप मर नहीं जाते, उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को हम बेटा कहते हैं वैक्सीन। आपको पता है वैक्सीन आप जो लगाते हैं, तो वैक्सीन एक बार आपने करवाई तो वो वैक्सीन आपको पूरी जिंदगी भर के लिए प्रोटेक्ट करती रहेगी जरासीम के खिलाफ। और ये वैक्सीन भी क्या आती है, स्पेसिफिक नेचर है, ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन कराई तो वो वैक्सीन हर जरासीम के खिलाफ लड़ेगी, नहीं। मिसाल है जैसे आपने पोलियो की वैक्सीन कराई है, तो पोलियो की वैक्सीन सिर्फ आपको पोलियो से ही प्रोटेक्ट करेगी, दूसरे जरासीम प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसे वैक्सीन जो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है और ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, आपको पूरी जिंदगी भर प्रोटेक्ट करती है वैक्सीन। और ये वैक्सीन स्पेसिफिक नेचर होती है। वैक्सीन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर, वो लेक्चर आपका इस चैनल पे पड़ा है, वो जाके देख लें। लिखें यहाँ पे सर्च में यूट्यूब में वैक्सीन लेक्चर बाय एसके बायो अकेडमी या वैक्सीन लेक्चर बाय सर सुरेश कुमार, तो वो लेक्चर आ जाएगा, वो लाजमी जाके देखें। वैक्सीन के जहाँ पे हमने 4 टाइप को भी डिस्कस किया था, जैसे लाइव एटेन्यूएटिव वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, टॉक्साइड वैक्सीन है, उन सबको हमने डिस्कस किया था। ऐसे दूसरी इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि वो इम्यूनिटी जो शॉर्ट टर्म हो, आज ही तो हो, कुछ टाइम के लिए हो। पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जैसे कि आधी तौर पर जो इम्यूनिटी होती है नेचुरल, वो कौन सी होती है, एक बाय ब्रीस्ट मिल्क, दूसरी है बाय प्लेसेंटा। मिसाल है जैसे देखें, आप जब माँ के पेट में थे, माँ की कोख में, यूट्रस में, तब आपको माँ की कोख प्रोटेक्ट कर रही थी बच्चों, कितने महीने, 9 महीनों तक। 9 महीने जब आप माँ के पेट के अंदर थे, तो तब आपकी माँ की एंटीबॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। क्या ये माँ की एंटीबॉडी हमेशा के लिए आपको प्रोटेक्ट करेंगी? नहीं, सिर्फ ये 9 महीने तक ही प्रोटेक्ट करती हैं। आपकी जैसे डिलीवरी हो जाएगी, आप जैसे पैदा हुए, तो फिर ये इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, फिर माँ की एंटीबॉडी आपकी बॉडी में नहीं होगी, आपको ये प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी या शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी। ऐसी माँ जब अपना दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो उस दूध के अंदर भी एंटीबॉडीज होती हैं। उस एंटीबॉडीज को बच्चों हम कहते हैं क्लोस्ट्राइडियम। वो एंटीबॉडी बच्चे के अंदर जाती है माँ के दूध के थ्रू। फिर माँ जब तक अपने बच्चे को दूध देगी 2 साल 3 साल तक, तो एंटीबॉडी जाके उस बच्चे को प्रोटेक्ट करती रहेंगी। क्या ये एंटीबॉडी बच्चे को पूरी जिंदगी पर प्रोटेक्ट करेगी? नहीं, ये एंटीबॉडी सिर्फ 2 या 3 साल तक ही प्रोटेक्ट करेंगी, जिस सालों तक वो बच्चा दूध पी रहा है। आपने देखा होगा जब कोई भी मवेशी है हमारा, कोई भी जब वो बच्चा देता है, तो बछेड़ा पैदा होने के बाद आपने देखा फर्स्ट टाइम जो उसका दूध निकलता है, वो दूध बिल्कुल मक्खन की तरह होता है, उसकी टिक्की बनती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बड़ी वगैरह कहते हैं, जो पीते हैं। 1 हफ्ते तक वो दूध नहीं होता है, वो सारा का सारा हार्ड मिल्क होता है, वो सारा का सारा बच्चों ये एंटीबॉडीज होती हैं बहुत सारी। तो शुरू में माँ का जो भी दूध होता है ना, पहली बार वाला दूध, वो लाजमी उस बच्चे को देना है, क्योंकि उसमें खूब सारी एंटीबॉडीज होती हैं। फिर एंटीबॉडी हफ्ते के बाद कम हो जाती हैं, तो बच्चे के अंदर वो इम्यूनिटी भी थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। इसको हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसे दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जिसमें मिसाल आता है आपका, एक होता है एंटी सीरम, दूसरा होता है एंटीबायोटिक। आप एंटीबायोटिक खाते हैं ना बेटा, टिक्कियां हैं या टेबलेट्स वगैरह, तो ये कौन सी इम्यूनिटी है? ये आपको जो टेबलेट्स इम्यूनिटी देती है ना, आप जब एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं, तो ये एंटीबॉडी कुछ देर के लिए ही आपको प्रोटेक्ट करती है, कुछ देर के लिए आपको इम्यून करती है, फिर एंटीबॉडी का असर खत्म हो जाता है, फिर से आप बीमार पड़ते हैं, तो बार बार एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। तो एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है कि एक बार खा ली तो आपको जिंदगी भर कभी भी वो बीमारी नहीं होगी, नहीं। वैक्सीन की तरह नहीं है, वैक्सीन आपकी एक्टिव इम्यूनिटी में आती है, हमेशा के लिए एक्टिव रहती है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इम्यून करती है।
पर एंटीबायोटिक है, एंटी सीरम है, ये दवाइयां जो होती हैं ड्रग्स, ये शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी में आती हैं, होती आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। तो अब इसकी रीडिंग करते हैं थोड़ी सी। एक्टिव इम्यूनिटी is a consequence entered on immune system if due to natural infection, this is called natural active immunity, artificial active immunity। इसके दो टाइप हैं जो फिर से रिपीट हो रहे हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल इसमें एक टाइप होता है आपका एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में वैक्सीन। वैक्सीन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके टाइप होते हैं, जिसमें हम जरासीम को ही आपकी बॉडी में डालते हैं, जिसको वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन के ये 4 टाइप हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लेक्चर अलग से पढ़ाए। वो लेक्चर आपको बच्चों लाजमी देखना है ताकि वैक्सीन जो चीज़ है ये क्या होती है वो आपको समझ में आ जाए। मैं इतना डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर सकता, फिर ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर ये बच्चे इतना देखते भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी थी पैसिव इम्यूनिटी, जो हमने अभी डिस्कस किया, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, जिसमें एंटीबॉडीज आती हैं जो आपको मिलती हैं किसी और बंदे से। मिसाल एक बंदा है, इसको फॉर एग्जाम्पल कोरोना हुआ था, तो ये बंदा ठीक हो गया कोरोना से, इसका बॉडी बहुत खतरनाक था, इसके इम्यून सिस्टम सेलों ने इस जरासीम को मार डाला, तो इसकी बॉडी में ना इस जरासीम के लिए एंटीबॉडी होंगी। फिर हम क्या करेंगे, ये दूसरा बंदा है, उसको ये बीमारी होगी, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इस बंदे का हम खून लेंगे, उस खून से एंटीबॉडी लेंगे, या उसका खून लेंगे, उस खून में प्लाज्मा होता है जो पानी होता है, उस पानी से हम कोगुलेंट प्रोटीन जो होते हैं, जो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं, उस प्रोटीन को निकाल देंगे। प्रोटीन को निकालने के बाद हम उस प्लाज्मा को कहते हैं एंटी सीरम कहते हैं, जिसमें सिर्फ उसे एंटीबॉडी होती है। फिर ये एंटी सीरम, ये खून जो है ये लगाएंगे इस बंदे को, इस पेशेंट को, ऐसे बंदा ठीक हो जाएगा, उसके इस बंदे की एंटीबॉडी ट्रांसफर हो जाएंगी, और ये एंटीबॉडी कुछ टाइम के लिए उसको प्रोटेक्ट करेंगी। फिर ये बीमार पड़ेगा, अगेन इसको ये एंटी सीरम देना पड़ेगा, यानी कि इस बंदे का ब्लड देना पड़ेगा। तो इस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, आपकी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ऐसे में एंटीबॉडी वगैरह देते हैं, ये भी सारी इसी में आती हैं। या माँ जो है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, अपनी एंटीबॉडी ट्रांसफर करती है, या माँ जो है दूध देती है अपने बच्चे को, उसके थ्रू एंटीबॉडी देते हैं, ये सारी शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी में आती हैं, ठीक। तो ये सारी 3 चीजें, ये सारा हिसाब किताब जो हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को और एंटीबॉडी इम्यूनिटी को। सेल मीडिएटेड आपकी T सेलों की, एंटीबॉडी इम्यूनिटी आपकी B सेलों की। तो कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो जरूर पूछिएगा।